नमस्कार भाइयों। आज हमारा टॉपिक यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीसीएस प्री एग्जामिनेशन को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और टॉपिक है हमारा बायोलॉजी। मैंने पूर्व की कक्षाओं में फिजिक्स और केमिस्ट्री को पूर्णतः समाप्त कर दिया और प्रॉपर रूप से मैंने आपको समझाने का प्रयास भी किया हुआ था। ठीक है, तो कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी समस्याएं होंगी, कोई भी क्विज होंगे तो आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा। हम उसको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे जितना मुझे नॉलेज है, नहीं तो मैं फिर उसको नॉलेज गेन करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाते हैं, देते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारा बायोलॉजी है। बायोलॉजी बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक होता है बायो, एक होता है लोगोस। बायो का मतलब होता है जीव, लोगोस का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन करना, अर्थात जीवन के बारे में अध्ययन करना जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी की सबसे पहले जो प्रयोग किया था शब्द का, उसको लैमार्क और टेबिनस ने किया था। दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है बायोलॉजी सबसे पहले दिया हुआ था। ठीक है, इतना आप समझ गए, जीव विज्ञान। अब बायोलॉजी बेसिकली जो होता है उसको हम समझने की दृष्टि से दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी होता है जिसे हम जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान कहते हैं, और बायोलॉजी होता है जिसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्योंकि वनस्पतियों के अंदर भी जीव होता है, इसलिए हम इसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी के जो प्रणेता हैं और उसको वो हैं अरिस्टोटल, अरस्तु हैं, और बायोलॉजी जो आपके बॉटनी के हैं वो हैं आपकी थियोफिस्टस। ठीक है, तो ये आपका छोटा मोटा सा मैंने आपको बता दिया कि बायोलॉजी क्या होता है। जीवों के बारे में अध्ययन को हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन इसका होता है। विज्ञान के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, जो प्रयोगों परीक्षणों पदार्थ से विज्ञान कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहां से प्राप्त करते हैं? ठीक है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, ये एक लवक होता है हरे रंग का, उसी से क्लोरोफिल प्राप्त होता है, और जिसमें मैग्नीज एमएन की उत्पत्ति रहती है वही क्लोरोफिल जनरेट करता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो होता है पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को आगे बढ़ाता है। डी देखिए, बी वाला इनमें से कोई नहीं दिया गया है। ठीक है, प्रकाश द्वारा प्रकाश ऊर्जा को हम जब प्रकाश की ऊर्जा जब पेड़ पौधे की पत्तियों पर पड़ती है तो क्लोरोफिल लवक की उपस्थिति के कारण ये क्या होता है कि उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करके जो है भेजता है। तो ये तो ऊर्जा की बात की जा रहा है, क्लोरोफिल और प्रकाश जो है ये ऊर्जा देता है। पोषक तत्व तो कहां से इनको मिलता है, तो या राइट आंसर होगा मिट्टी से। ठीक है, पौधे मुख्य रूप से मृदा से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पीएच महत्वपूर्ण कारक होता है। ठीक है, आपको पीएच धन पीओएच इक्वल टू 14 मैंने आपको केमिस्ट्री के सेगमेंट में बताया था। ठीक है, तो किसी तत्व के H प्लस आयन की सांद्रता को हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। पीएच यदि 7 से कम होता है तो विलयन जो होता है अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है, 7 के बराबर होता है तो असीन होता है। ठीक है, इसी आधार पर सभी तत्वों को बांटा गया, चाहे विलयन हो, चाहे तत्व हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, जो पौधे को आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। पोटेशियम पोषक तत्वों को जल्दी से अवशोषित करने के लिए जड़ों को मिट्टी की गहराई से प्रवेश करने में मदद करता है। फास्फेट, पोटेशियम और जिंक प्रसार के परिणाम स्वरूप बढ़ने वाले मुख्य पोषक तत्व आयन है। ठीक है, तो आप एनपीके के बारे में पढ़े होंगे, आप उसी को जानते रहिए। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम या पोटास, ये हो गया। अब आपको एक ह्यूमस शब्द मिलेगा, ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, जो सड़ी गली खादें होती हैं उनसे कार्बनिक जो तत्व प्राप्त होते हैं ह्यूमस होता है। तो हमारे यहाँ जो भारत में, जो उत्तर भारत के क्षेत्र में है और कुछ अधिकांश भागों में पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो वहां पर मिट्टियों में सबसे ज्यादा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसीलिए हम खाद की या सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनकी छिड़काव करते हैं। तो जो ह्यूमस की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, मिट्टी का एक पोषक तत्व होता है जो सड़े गले पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं इन्होंने बताया, मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो सिल्वीकल्चर या रेशम के कीड़ों को उगाने में का विज्ञान है, या वन की खेती का विज्ञान है, या मछली पकड़ने का विज्ञान है, या भेड़ के पालने का विज्ञान है।
तो भैया भेड़ पालने का विज्ञान नहीं होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं पीसी कल्चर मछली वाला, तो ये भी नहीं होगा। और रेशम के लिए सेरी कल्चर होता है, ठीक है, सिल्वी कल्चर नहीं सेरी कल्चर होता है, ठीक है। तो ये बी इज द राइट आंसर होगा, वन की खेती का विज्ञान को हम सिल्वी कल्चर कहते हैं, ठीक है। आंसर नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। तो सिल्वी कल्चर वनों एवं अन्य संसाधनों के विकास तथा गुणवत्ता वर्धन विज्ञान है, अर्थात यह वन खेती का विज्ञान है। सेरी कल्चर रेशम की कीड़ों को उगाने के लिए, पीसी कल्चर मछली के लिए, मोरी कल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना, और सेरी कल्चर जो होता है वो रेशम उद्योग के लिए है, ठीक है। और विटी कल्चर अंगूर खेती के लिए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, अंगूर की खेती के लिए संवर्धन के लिए किस प्रकार के नाम से जाना जाता है? तो विटी कल्चर जाना जाता है। सेरी कल्चर रेशम के लिए जाता है। पीसी कल्चर जो होता है वो मछली पालन के। हार्टी कल्चर जो होता है आपका फूल की खेती, बागानी की खेती, नर्सरी वगैरह जो आप देखते होंगे वहाँ हार्टिकल्चर का प्रयोग किया जाता है, बागवानी खेती, ठीक है। तो मछली के लिए देखिए पीसी कल्चर, रेशम के लिए सेरी कल्चर और बागवानी के लिए हार्टिकल्चर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़ों के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? तो यहां पर होगा सेरीकल्चर। पीसी कल्चर मछली के लिए, वेरी कल्चर और लिटी कल्चर के बारे में तो अभी तक मैंने नहीं सुना हुआ है, ठीक है। विश्व में सबसे रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन में हुआ था। चीन प्राकृतिक रेशम उत्पादन में विश्व के पहले स्थान पर आता है तथा भारत दूसरे स्थान पर, इसको भी जान लीजिए। उसके बाद ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो का मतलब होता है क्या? पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। सलीम अली जो है सबसे पहले पक्षी वैज्ञानिक थे हमारे यहाँ के, तो ऑर्निथोलॉजिस्ट जो है वो क्या है? तो पक्षियों के अध्ययन करने वाले होते हैं, ठीक है। ऑर्निथो वह विज्ञान की शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। सिस्मोलॉजी भूकंप के अंतर्गत होता है। सिस्मोलॉजी या सिस्मोग्राफ होता है, आपको रिक्टर स्केल के बारे में पता होगा, 1 से लेकर के शायद में भी 8 या 9 तक होता है रिक्टर स्केल, ठीक है। तो उससे हम भूकंप के बारे में गणना करते हैं। फाइकोलॉजी क्या होता है? ये शैवालों के अध्ययन के लिए फाइकोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन। एंटेमोलॉजी का संबंध किससे है? आंट मतलब होता है चींटी या कीड़े, चींटी भी तो कीड़े पतंगा के रूप में आती है, तो एंटेमोलॉजी जो होता है आपका कीट के अध्ययन होता है, ठीक है। एंटेमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन होता है। चींटी भी जो है कीड़े के अंतर्गत आती है, आप जान लीजिए। तो आंट से किए एंटेमोलॉजी आप कर लीजिए। एरोबायोलॉजी या उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन करता है, मतलब ऐसे जंतु जो उड़ते हैं, एरो माने हवा में। इथोलॉजी या जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन करता है। माइकोलॉजी ये कवकों का अध्ययन करता है। फाइकोलॉजी क्या होता है? ये शैवालों का अध्ययन करता है। शैवाल और कवक दोनों 2 चीजें होते हैं, ठीक है। शैवाल आपका जो होता है जो आप एल्गी वगैरह देखते हैं, काई, इसे हम शैवाल कहते हैं। जबकि फंगी जो होता है, फंगस जो होता है, कवक जो होता है, मशरूम देखे हैं वो कवक होता है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन होता है। सेरोलॉजी या छिपकलियों का या सारोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीव के आंतरिक संरचना के अध्ययन करने के शास्त्र को क्या कहा जाता है? शरीर रचना विज्ञान, कृषि विज्ञान, एग्रोलॉजी या मानव विज्ञान? तो ए इज द राइट आंसर होगा। शरीर की इंटरनल स्ट्रक्चर के अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो शरीर रचना विज्ञान को हम एंटोमोलॉजी के अंतर्गत या आंतरिक संरचना का अध्ययन करता है, जबकि कृषि विज्ञान कृषि एग्रोलॉजी मिट्टी की ओर, और मानव विज्ञान मानव के उद्भव के बारे में गणना करता है, ठीक है। राजा सुनिरीक्षक का क्वेश्चन था ये। अब चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मर्मिकोलॉजी, ठीक है। अब मैंने एंटिमोलॉजी ऊपर से पढ़ा था, तो एंटिमोलॉजी में तो आप जान लीजिए आंट का मतलब होता है चिटिया। एंटिमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अलग से बताया हुआ है। लोअर तृतीय के एग्जामिनेशन और यूपी ट्रिपल इंस्पेक्टर के 2006 में क्वेश्चन पूछे गए थे कि चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मर्मिकोलॉजी करता है। फार्मिका से, फार्मिक मतलब होता है चींटी, तो फार्मिका से मर्मिको या हटा दीजिए, मर्मिकोलॉजी हो जाएगा। चींटियों का अध्ययन मर्मिकोलॉजी, ठीक है। बाकी एंटेमोलॉजी क्या होता है? कीट पतंगों का अध्ययन होता है। फिर से इसको याद कर लीजिए। तो चींटियों के अध्ययन को हम मर्मिकोलॉजी कहते हैं, और
हर्पेटोलॉजी के अध्ययन अंतर्गत हम सरीसृप वर्ग, उभयचर और रेप्टाइल्स। उभयचर क्या होता है? उभयचर का मतलब जो एम्फीबियस होते हैं, अर्थात वो धरातल पे भी चल सकते हैं और जल में भी रहते हैं, जैसे मेढक वगैरह हुआ। रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जीव होते हैं, जैसे कि आपका सर्प हो गया और सब चीजें हो गई। तो निमेटोलॉजी के अंतर्गत, निमेटोड के अंतर्गत या निडोलॉजी के अंतर्गत हम पक्षियों और घोंसलों के और अंडों का अध्ययन करते हैं। तो निडोलॉजी का मतलब होता है आपका पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन और अंडों का अध्ययन। तो पक्षियों के घोंसले और अंडों का अध्ययन कौन करता है? तो निडोलॉजी करता है। पक्षियों के घोंसलों और अंडों का अध्ययन कौन करता है? निडोलॉजी करता है। जबकि ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन करता है। ठीक है। और हर्पेटोलॉजी सरपेंटो का मतलब होता है सा, तो सा से आप सा हटा दीजिए, हा कर दीजिए, तो हर्पेटोलॉजी का मतलब होता है सरीसृप का या रेप्टाइल्स, उभयचर का अध्ययन करना। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घाव का अध्ययन किया जाता है तो ट्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत घाव का अध्ययन किया जाता है। घाव का अध्ययन ट्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी के अंदर आपके चमड़े का अध्ययन किया जाता है। और मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को हम कैल्कोलॉजी कहते हैं, कैल्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन को कहते हैं? पीडियाट्रिक्स, शिशु रोग को हम पीडियाट्रिक्स कहते हैं। कोई बच्चा घर में आपको बीमार होता है, उसके अंदर रोग होता है, तो हम पीडियाट्रिक्स कहते हैं। बाल रोग विशेषज्ञ कहते हैं, पीडियाट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, शिशु रोग के अध्ययन को। अब यहां पर देखिए सेकंड टॉपिक है हमारा कोशिका, सेल। तो सेल थ्योरी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अब आपको मैं थोड़ा सेल के बारे में बता देता हूं। देखिए, शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक, क्रिया का मतलब कार्य करने वाली, और रचनात्मक और रचना करने वाली, मतलब शरीर की सबसे वास्ट शरीर की वास्ट छोटी से छोटी जो है उसको हम कोशिकांग कहेंगे या तत्व कहेंगे, तत्व ही कह दीजिए। शरीर की वास्ट छोटी से छोटी तत्व जो क्रियात्मक रूप से और संरचनात्मक रूप से पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, सेल कहते हैं। समझिए किस प्रकार से, जिस प्रकार आप एक घर बनाते हैं तो घर में आपके सबसे पहले क्या लगता है? ईंट लगता है, ईंट सीमेंट वगैरह लगता है, उसी से तो घर बनता है। तो ये छोटी सी ईंट जो है इस घर के लिए क्या है? सेल है। उसी प्रकार हमारा जो शरीर बनता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? निषेचन होता है। सबसे पहले आपको बता दे रहा हूं, एक सेल के रूप में होता है मनुष्य के अंदर स्पर्म होता है। ठीक है, ये मनुष्य का स्पर्म होता है और मादा का ओवम होता है। ठीक है, ओवम होता है, ओवम बड़े आकार का होता है। ठीक है, तो जब ये निषेचन की प्रक्रिया होती है तो स्पर्म और ओवम मिलकर के जाइगोट डेवलपमेंट करते हैं। इसमें 23 जोड़े पुरुष का गुणसूत्र होता है और 23 जोड़े महिलाओं का गुणसूत्र होता है। ठीक है, और इसमें 22 जो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं और 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 22 पुरुष का ऑटोसोम्स होगा और 22 को महिला का क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होगा। और उसमें एक्स यदि पुरुष का मजबूत हो गया तो पुरुष हो जाएंगे, और एक्स वाई हो जाएगा तो महिला हो जाएगी, बिटिया पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो ये घटनाएं होती हैं। उसके बाद जब ये मिक्सर होते हैं तो एक सेकंड, जब मिक्स होते हैं तो जाइगोट डेवलपमेंट होता है, युग्मनज होता है। जाइगोट डेवलपमेंट होने के बाद जो होता है, फिर कोशिका से ये अपने कोशिकांग बनते हैं। इसमें कोशिका बनता है, कोशिका से क्या होता है? कोशिकांग बनता है। कोशिकांग से क्या बनता है? अंग बनते हैं। सॉरी, कोशिकांग से ऊतक बनते हैं, ऊतक से ऊतक तंत्र बनते हैं। ठीक है, ऊतक तंत्रों से क्या बनता है? अंग बनते हैं। अब अंग से अंग तंत्र बनता है और इससे हमारा शरीर बन जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है? जाइगोट डेवलपमेंट होगा। ठीक है, जाइगोट से पहले जो होगा महिला और पुरुष का जो निषेचन क्रिया होती है, तो स्पर्म और ओवम क्रिया जो घटना करते हैं, उसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट से कोशिका डेवलपमेंट होती है। 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 जो होते हैं, एक पुरुष का, एक महिला का, एक एक्स एक वाई मिलकर के क्रोमोसोम करते हैं। 23 दूनी 46 गुणसूत्र बन जाता है। उसके बाद यहाँ से क्या होता है?
कोशिका बनता है। जाइगोट में कोशिका बनता है, कोशिका से कोशिकांग बनते हैं, कोशिकांग से जो होता है ऊतक बनता है। ऊतक, ऊतक मतलब रक्त, एक ऊतक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। कोशिका से बड़ा ऊतक होता है, ठीक है, टिश्यूज उसको बोलते हैं। ऊतक से ऊतक तंत्र बोलता है, कई टिश्यूज के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक तंत्र कहते हैं। फिर ऊतक तंत्र से बड़ा क्या होता है, अंग होता है। फिर अंग के बाद होता है अंग तंत्र, जैसे कि हाथ पांव आपका अंग है, ठीक है। उसके बाद अंग तंत्र बनता है, फिर उसके बाद हमारा शरीर बन जाता है। तो ये है आपके कोशिका का एक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। स्लाइडेन और सॉन सबसे पहले जीवित कोशिका को खोज जो उन्होंने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था, ठीक है। मृत कोशिका थी तो सबसे पहले खोज उन्होंने किया था। चलिए आगे देखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होगा हम आपको बताएंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो यहां पर होगा आपका सेलुलोज, ठीक है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की, हेमियोसेलुलोज की या पेक्टिन की बनी होती है। यह पौधों की वृद्धि का संवर्धन करने के लिए संरचनात्मक ढांचा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति, देखिए मैं आपको बता दूं कोशिका भित्ति क्या होता है। सपोज डेट ये आपकी पादप कोशिका है, ठीक है। तो पादप कोशिका की सबसे बाहर वाली परत जो होती है उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। इसके अंदर होता है कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली होता है। फिर इसके अंदर क्या होता है, आपका बहुत प्रकार के द्रव्य होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह इसमें एक होता है। इसमें कोशिकांग होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, और उसके बाद आपका गोल्जी बॉडी हुआ, ठीक है, रिक्तिकाएं हुई। तो ये सब कोशिकाएं इसमें होते हैं, सेल्स होते हैं, इसी में पाए जाते हैं। सबसे बाहर वाली परत क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। आप जब पेड़ वगैरह देखते होंगे तो उसके बाहर वाला जो परत होता है, जो कठोर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ये सेलुलोज की बनी होती है, बस इतना जान लीजिए। तो कोशिका भित्ति रोग जनकों के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करती है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, तो गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स या लाइसोसोम्स, तो लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स कोशिका को एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों के पाचन में सहायक होती है। बचे हुए कण एक झिल्ली द्वारा ढक लिए जाते हैं और यह रचना फैगोसोम्स कहलाती है। जब फैगोसोम्स और प्राथमिक लाइसोसोम्स एक हो जाते हैं तो लाइसोसोम के वीकर और फैगोसोम्स द्वारा लाए गए पदार्थों का पाचन होता है, और भोजन की कमी के समय लाइसोसोम्स और साइटोसोम्स की स्थिति में प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और तथा यह कोशिका को विखंडित भी करता है। इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम भी दो प्रकार का होता है, एक 70S का होता है और एक 80S का होता है। 80S का, यस का मतलब क्या होता है, सोइड वर्ग यूनिट होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया शरीर में जो होती है पावर हाउस होता है, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो देखिए दो प्रकार की कोशिका होती है, एक होती है यूकैरियोट और एक होती है प्रोकैरियोट। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, जिसका जो आदि अनंत से हैं, जो शुरुआत के हैं, जिनका विकास सही ढंग से नहीं हुआ, सब प्रिमिटिव या प्रोकैरियोट कहते हैं। इसका डी इज द राइट आंसर, बैक्टीरिया होगा। यूकैरियोटिक कोशिकाएं हम लोगों की होती है, इसमें सभी प्रकार के कोशिकाओं जैसे कि गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आपका ये हो गया राइबोसोम्स, साइटोसेंट्रोसोम्स और गोल्जी बॉडी, ये सब जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, सब विकसित अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि ये सब इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया इसका एलिब्रेशन। अब केंद्रीय या प्रोकैरियोटिक जीवों में झिल्ली युक्त ऑर्गन या सुव्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जबकि सुकेंद्रिक या यूकैरियोटिक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है। एंटमीबा, हाइड्रा और स्पाइगोरस यूकैरियोटिक हैं, जबकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। तो केंद्रक उसमें विकसित अवस्था में किसमें नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। केंद्रक का मतलब क्या, जिसमें आपका जो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में डीएनए पाया जाता हो, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पाया जाता हो। इसका बेसिकली जो केंद्रक होता है, इसमें डीएनए के द्विकुंडली जो होते हैं स्ट्रक्चर पाए जाते हैं,
हालांकि प्रोकैरियोटिक में सिंगल होते हैं, इसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो हम इसको देखेंगे आगे चल के, जब आपको काफ़ी बेहतर तरीके से हम नोट्स के माध्यम से पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें एलिब्रेट करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? तो यहाँ होगा पेरेनकाइमा के रूप में क्लोरोफिल पाया जाता है। पेरेनकाइमा की कोशिकाओं में हरित लवक अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जिसमें पर्णहरिम उपस्थित होते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करने में मदद करते हैं। पर्णहरिम की उपस्थिति से यह ऊतक देखने में हरा प्रतीत होता है। ठीक है, तब ऐसे ऊतकों को हरित लवक या क्लोरोकैल्शियम क्या कहते हैं? क्लोरोकैल्शियम कहते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मैंने आपको ज़्यादा कोशिका के बारे में नहीं बताया, क्योंकि इस टॉपिक में ज़्यादा बताया ही नहीं गया। फिलहाल आप कोशिका के बारे में यही जानते रहिए कि हमारे शरीर की जो शुरुआती संरचना है वो कोशिका से हुई है, और मैंने आपको जिस प्रकार से हमारी शरीर बनती है, जाइगोट वगैरह, मैंने सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बता दिया है। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमको बताइएगा, मैं इसको सुधार करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अभी मैं इसको आपको करा रहा हूँ, जब मैं विज्ञान लेकर के आऊँगा तो वहाँ पर आपको कोशिका के बारे में पूरा तरीके से बताऊँगा। ठीक है, आप परेशान मत होइए। नमस्कार।